हे गाइस, तो कैसे हो? आई होप कि आप सब सेफ होंगे। सो भाई, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले ब्लड एंड इट्स कॉम्पोनेंट्स के बारे में। माय नेम इज देवेंद्र सिंह आर्या एंड टुडे आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस टॉपिक इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। सो गाइस, वीडियो को में एंड तक बने रहिएगा। आई होप दैट यू ऑल विल एंजॉय दिस वीडियो वेरी मच। सो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम। तो देखो, ब्लड को एज अपन ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम ट्रीट करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल ट्रीट करते हैं। तो देखो, ब्लड की अगर बेसिकली बात करूं तो ब्लड क्या ट्रांसपोर्ट करता है? तो न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, वाटर एंड अदर एसेंशियल को ही ट्रांसपोर्ट करता है सेल्स की तरफ। तो सेल्स और ब्लड की में आप सेल्स और ब्लड आपस में एक्सचेंज करते रहते हैं इन मटेरियल्स। तो अगर लिविंग सेल्स होगी तो वो कुछ वेस्ट मटेरियल भी जनरेट करे, मेटाबॉलिक वेस्ट जिसे तुम कहते हैं। जैसे कि CO2 हो गई। तो जो CO2 है वो एक वेस्ट मटेरियल की तरह ट्रीट होती है, लेकिन हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे कि अमोनिया आता है, तो अमोनिया जो सेल जनरेट करता है वो भी ब्लड कैरी करता है, किसमें लीवर की तरफ जाता है, फिर वो फिल्ट्रेशन होके देन बन जाता है यूरिया। तो अमोनिया इनिशियली जो हार्मफुल सब्सटेंस कौन था? अमोनिया। तो अमोनिया को भी किसने कैरी करा? ब्लड ने कैरी करा। तो ये पांच नाम याद रख लेना कि न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, वाटर एंड हार्म वेस्ट एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस को कैरी करता कौन? ब्लड कैरी करता। मीडियम है या ट्रांसपोर्ट का। आगे बात करूंगा तो देखो, जो फाइलम जैसे कि पोरिफेरा है और सिलिंड्रेट्स, तो उनके अंदर क्या होता है? बेसिकली जो प्रिमिटिव फाइलम है उनके अंदर पहले वो सब वाटर में रहते थे। तो वाटर ही एज ए ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम था कि वाटर से ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज कर लेते। तो इनिशियली जैसे कि स्पंज ही ले लेते एग्जाम्पल। स्पंज के अंदर ओस्टिया के थ्रू वाटर एंटर करता है ऑस्पिलम से, पास आउट करके देन, सॉरी, स्पॉन्ज सेल से पास आउट करके देना ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है। लेकिन जैसे जैसे अपन फर्दर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की तरफ चलते हैं तो उनके अंदर क्या होता है कि एक स्पेशल फ्लूइड आ जाता है जो कि बॉडी के अंदर ही मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करता है। और उस फ्लूइड को, स्पेशल फ्लूइड को बोलते हैं अपन ब्लड। अब बात करते हैं अपन की डिटेल में कि ब्लड के अंदर भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखो, जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसे एक आप पूरी तरह ऐसे मान सकते हैं, पूरी पाइपलाइन का कनेक्शन होता है, पाइप्स का कनेक्शन होता है क्लोज के अंदर, और कहीं भी लीकेज नहीं होती। लेकिन ओपन के अंदर क्या होता है? ओपन के अंदर आगे जाके मतलब वो पूरे के पूरे जो सेल्स है वो उस ब्लड के अंदर डूबे रहते हैं। लेकिन क्लोज के अंदर क्या होता है? पूरी का पूरा वेसल्स के थ्रू ये पूरे के पूरे सेल्स कनेक्ट है। तो और क्लोज के अंदर ही आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज इंक्लूड होती है, क्योंकि ये भी एक तरीके से पाइप्स का ही काम करती है ब्लड के लिए। अब बात करते हैं बेसिकली कि एग्जाम्पल इनके मेन इंपोर्टेंट के ओपन और क्लोज में कौन 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 से हैं। तो देखो, एनालिट्स से ब्लड का शुरू हुआ कि ब्लड सबसे पहले एनालिट्स में देखा गया। तो एनालिट्स और लास्ट वाला फाइलम कौन? कोर्डेट। एनालिट एंड कोर्डेट के बीच में जितने भी आते हैं वो सब के सब होते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन मोलस्क में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन मिल जाता है, तो इसे दोनों में ट्रीट करते हैं कि मोस्टली तो ओपन होता है, लेकिन कुछ कुछ जो होते हैं सिफेलोपोड, जो मोलस्क होते हैं वो होते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वाले। सिफेलोपोड मोलस्क में जैसे कि ऑक्टोपस भी आ जाए। ठीक है। अब बात करते हैं अपन एनालिट्स एंड कोर्डेट। याद रख लेना कि ये दोनों क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के ही एग्जाम्पल, और मोलस्क गया एक्सेप्शनल केसेस दोनों में। आगे बात करूंगा तो देखो, ब्लड जो कि कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड है हायर ऑर्गेनिज्म के द्वारा, एंड ह्यूमंस के अंदर भी यही काम नहीं होता है। लेकिन एक दूसरा भी है जिसे अपन बोलते हैं लिम्फ। तो एक लिम्फ भी एक ब्लड ब्लड से ही बनता है लिम्फ, लेकिन उसके अंदर क्या नहीं होता है? कुछ सब्सटेंसेस उसके अंदर अपसेंट होता है। किसके अंदर? लिम्फ के अंदर। मतलब कि ब्लड से कुछ सब्सटेंसेस अपसेंट होके वो लिम्फ बना देते हैं। और इसका पूरे डिटेल में मैंने डिस्कस किया है ह्यूमन हार्ट के वाले वीडियो के अंदर, तो उसे भी आप देख सकते हैं। आगे बात करूंगा तो जो लिम्फ है वो पेट को भी कैरी करते हैं इंटेस्टाइन से, जिसे अपन बोलते हैं लेसेलेट भी बोलते हैं, जो कि पेट को एब्जॉर्ब करते हैं इंटेस्टाइन। और लिम्फ का एक और काम है क्या? इम्यूनिटी का। तो लिम्फ के क्या दो काम है? पहला, पेट का ट्रांसपोर्टेशन करना। ठीक है। दूसरा पॉइंट बात करूं मैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। तो पेट का क्वेश्चन आता है कि पेट का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में किस सेल्स किसके थ्रू होता है? तो आंसर होगा लेसेलेट के थ्रू। आगे बात लेसेटल्स के थ्रू होता है। आगे बात करूंगा ब्लड की। तो देखो, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, सबने पता है कि स्पेशली इससे अपन स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। और याद रखना ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है। और ब्लड इज, जिसे अपन एक और भी बोलते हैं फोल्स कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ठीक है। क्यों बोलते हैं इसको अपन डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। अब देखो, ब्लड के अंदर देखो एक
पॉइंट है कि ब्लड के अंदर क्या फाइबर्स होते हैं, तो यस ब्लड के अंदर फाइबर्स होते हैं, लेकिन प्लाज्मा के अंदर फाइबर्स नहीं होते। तो देखो ब्लड के अंदर, ब्लड भी दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है फोम एलिमेंट। तो जो प्लाज्मा उसके अंदर कोई भी फाइबर्स नहीं होते हैं। और जो प्लाज्मा का जो है, प्लाज्मा वो ब्लड सेल के द्वारा सिक्रेट नहीं होता। स्पेशल पॉइंट है पीएमसी की मैट्रिक्स, जिसे अपन मैट्रिक्स को अपन बोलते हैं प्लाज्मा की मैट्रिक्स डिवोइड ऑफ फाइबर्स एंड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज नॉट सिक्रेटेड बाय ब्लड सेल्स। आगे बात करूंगा कि जो बोन मेरो होता है, पॉइंट एक कह रहा है, जो बोन मेरो होता है, जो सेल्स ऑफ ब्लड हैव नो पावर ऑफ डिवीजन। और सिर्फ बोन मेरो फॉर्म करता है सेल्स को, लेकिन जो सेल है वो फॉर्म होने के बाद है वो कोई भी डिवीजन शो नहीं करता। तो सेल का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, जनरली बोन मेरो में होता है। लेकिन क्या सेल वापस डिवाइड कर सकते हैं, तो सेल नहीं डिवाइड कर सकते, याद रखिए। ये सेल खुद ब खुद डिवाइड नहीं कर सकते। आगे बात करूंगा तो देखो स्टडी ऑफ ब्लड, जिसे हम बोलते हैं हेमेटोलॉजी, नीट के हिसाब से सिर्फ ऊपर वाले लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सब फर्दर कोर्स गोल के लिए है। स्टडी ऑफ ब्लड को अपन बोलते हैं हेमेटोलॉजी, प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन जिसे अपन बोलते हैं हीमोपोइसिस। तो देखो पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, चाहे पहले आप एरिथ्रोपोइसिस बोलते थे जिसे हम बोलते हैं आरबीसी फॉर्मेशन, वैसे ही हीमोपोइसिस यानी ब्लड फॉर्मेशन। कलर ब्लड रेड होता है, पीएच 7.4 यानी कि स्लाइटली बेसिक होता है। वेट के बारे में बात करता हूँ तो 7 से 8% बॉडी वेट कैरी करता है। वॉल्यूम के बारे में बात करें तो देखो फीमेल के अंदर सब कुछ अमाउंट में हल्के से कम होता है मेल के बहुत। ये चाहे पहले आप ऑर्गन्स का वेट मेजर कर सकते हो, ऑर्गन्स का साइज भी मेजर कर सकते हो। सब में मतलब फीमेल्स में हल्का से कम होता है मेल्स के कंपेरिजन। यस फीमेल्स फीमेल्स के अंदर 4 से 5 लीटर होता है क्या, ब्लड, लेकिन वही मेल्स के अंदर होता है 5 to 6 लीटर। आगे बात करते हैं ब्लड के, मैंने बता दिया कॉम्पोजिशन दो में होता है। जैसे कि आप ब्लड को एक ऐसे ट्रीट कर सकते हैं कि एक रिवर है जिसके अंदर इनिशियली 3 बोट्स तैर रही है। एक है बोट का नाम है, एक का नाम है आरबीसी, दूसरे का नाम है डब्ल्यूबीसी एंड तीसरे का नाम है प्लेटलेट्स। लेकिन जो वाटर है उसे अपन बोलते हैं प्लाज्मा, और प्लाज्मा होता है 55% कंस्टिट्यूट करता है ये। तो प्लाज्मा एक तरीके से वाटर की तरह ट्रीट कर लो आप, एंड प्लेटलेट डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी इसे आप एक तरीके से बोट्स की तरह ट्रीट कर सकते हो कि उसमें तैरते रहते। कौन, आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, उनके भी अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखो फॉर्म्ड एलिमेंट्स जैसे अपन बोलते हैं ब्लड कॉर्पसेल्स, तो इनके अंदर ये 3 नाम याद रखना, प्लेटलेट डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी होता है। जिसमें जो आरबीसी वो 99% प्रेजेंट होती है पूरी मतलब टोटल इन तीनों फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर। डब्ल्यूबीसी का अमाउंट कम होता है, सबसे कम डब्ल्यूबीसी का अमाउंट होता है, प्लेटलेट का अमाउंट इन बिटवीन होता है। आगे बात करते हैं प्लाज्मा की। सबसे पहले प्लाज्मा को टॉपिक के अंदर, कि प्लाज्मा को अपन मैट्रिक्स ऑफ ब्लड भी कहते हैं, ठीक है। और इसका कलर होता है पेल येलो, जिसे अपन बोलते हैं स्ट्रोक कलर्ड। स्ट्रोक कलर्ड यानी कि पेल येलो, उससे बोलते हैं अपन स्ट्रोक कलर्ड एंड विस्कस फ्लूइड होता है, ठीक है। और ब्लड प्लाज्मा इज येलो इन कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एक पिगमेंट होता है जिसे अपन बोलते हैं बिलीरुबिन। जनरली ये लीवर सिक्रेट करता है, जैसे कि बिलीरुबिन, बिलीरुबिन, वैसे ही बिलीरुबिन पिगमेंट। आगे बात करूंगा तो देखो प्लाज्मा के अंदर सॉलिड पार्ट होता है 8 से 10%, लेकिन 90 से 92% कौन कंस्टिट्यूट करता है, वाटर कंस्टिट्यूट करता है। देख सकते हैं वाटर का भी किसी में कितना भागीदारी है, मतलब कि ब्लड के अंदर। अब इसके अंदर इनऑर्गेनिक पार्ट है, ऑर्गेनिक पार्ट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। लेकिन हीट के हिसाब से Na+, Ca+ एंड Mg+2 एंड SCO3-, बस ये चार है चार जो आयंस है वो याद रख लेना। एंड सोल्ट्स में NaCl, बस ये इंपॉर्टेंट। गैसेस के अंदर O2 CO2 याद रखना। ऑर्गेनिक पार्ट के अंदर तो देखो न्यूट्रिएंट के अंदर ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, विटामिन, सारे के सारे आते हैं। वेस्ट के अंदर यूरिया, यूरिक एसिड और बाकी नाम आता है। और एंटीकोगुलेंट हेपेरिन बोलते हैं अपन इसे। डिफेंस कंपाउंड में लाइसोजाइम होता है। एंडोक्राइन हार्मोन से इंक्लूड होते हैं, इलेक्ट्रिक प्रोटीन फैक्टर्स होते हैं जो कि एक्टिवेट कब होते हैं, इंजरी के टाइम एक्टिवेट। तो याद रखना इनिशियली प्रोटीन फैक्टर कैसे होता है, इलेक्ट्रिक फॉर्म में आता है, एक्टिव फॉर्म में नहीं होता। और प्लाज्मा प्रोटीन, वो 3 इंपॉर्टेंट देखो नीट के हिसाब से सिर्फ प्लाज्मा प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट, बाकी जनरली और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। और वेस्ट के अंदर आप याद रखना चाहो तो यूरिया याद रख सकते हो बस। तो प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखो प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर 3 कंस्टिट्यूट होता है जनरली, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। प्रोथ्रोम्बिन अपने टॉपिक का पार्ट में होगा नीट के हिसाब से। तो फिब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन आता है। तो देखो
ग्लोबुलिन सबको पता है, 10th में सबने पढ़ा है, इम्यूनिटी से रिलेटेड होता है फॉर ग्लोबुलिन। परसेंटेज इसका 2 से 2.5% होता है, ये जानना इम्पोर्टेंट है, बस इसका काम क्या है ये इम्पोर्टेंट, क्योंकि देखो ग्लोबुलिन डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है, यानी कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और एल्ब्यूमिन क्या काम करता है? देखो एल्ब्यूमिन अपने ऑस्मोलरिटी मेंटेन करते हैं, यानी बीसीओपी यानी ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे अपन बोलते हैं ऑस्मोलरिटी। तो ये ऑस्मोलरिटी मेंटेन करते हैं, और बस इतना इंपॉर्टेंट है कि ऑस्मोलरिटी मेंटेन। फिब्रिनोजन का काम क्या है? तो देखो फिब्रिनोजन हेल्प इन प्रोटीन, बस इनके फंक्शन इंपॉर्टेंट है, बाकी वो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ बस ये याद रखना, फिब्रिनोजन एक लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है, और इसका सिंथेसिस वगैरह वगैरह कॉलेज लेवल पर इंपॉर्टेंट है, पढ़ना चाहिए, तो वो कॉलेज के स्टूडेंट देख रहा है तो पढ़ सकता है। आगे बात करूंगा आरबीसी के बारे में। यहाँ तक प्लाज्मा हो गया कंप्लीट, अब बात करने वाले हैं आरबीसी के बाद। तो देखो आरबीसी की लाइफ स्पैन होती है 120 डेज। स्पेन देखो, स्पेन को अपन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं, लेकिन अपन से ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी बोलते हैं, यानी कि ये ग्रेवयार्ड भी है और ब्लड बैंक भी है, दोनों ही स्पेन के नाम। अब बात करते हैं अपन, देखो हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक, लेकिन वो एक प्रैक्टिकल्स के से रिलेटेड है कि जब अपन हाइपोटोनिक मीडियम में डालते हैं, यानी कि आरबीसी जब उससे कम वाले मीडियम में जाता है, मतलब उससे ज्यादा कंसेंट्रेशन वाले मीडियम में जाता है, तो क्या हो जाता है? हाइपरटोनिक कंडीशन में श्रिंक हो जाता है। लेकिन जैसे अगर उससे कम कंसेंट्रेशन वाले मीडियम में जाता है, जैसे हम बोलते हैं हाइपोटोनिक मीडियम, तो उसके अंदर क्या होता है? जब कम कंसेंट्रेशन वाले मीडियम में जाता है, तो उससे जो कम कंसेंट्रेशन वाला फ्लूइड है वो उस आरबीसी के अंदर बढ़ने लग जाता है, जिसके कारण आरबीसी ब्रस्ट हो जाती है। हाइपरटोनिक कंडीशन क्या होती है? concentration outside RBC is more than initial inside concentration of RBC। आइसोटोनिक एक प्रैक्टिकल होता है, जिसके अंदर अपन को आरबीसी का शेप डिटरमाइन करना होता है, तो उसके अंदर क्या करते हैं अपन? 5% NaCl सोल्यूशन लेते हैं, आइसोटोनिक करते हैं आरबीसी। आगे बात करते हैं अपन, तो आरबीसी मोस्ट अबेंडेंट सेल्स ऑफ ब्लड को मैं कहा जाता है कि विच इज मोस्ट अबेंडेंट सेल्स ऑफ ब्लड, तो आरबीसी होता है। शेप इसका होता है बाइकॉन्केव शेप, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और बात करता हूँ मैं, तो देखो नंबर के अंदर ह्यूमंस के मेल्स के अंदर 5 से 5.5 मिलियन होता है, जनरली कंसिडर करना 5 मिलियन हो। मेल्स के अंदर 5 से ज्यादा होता है, फीमेल्स के अंदर 5 से कम है। नॉर्मली कंसिडर करना कि 5 मिलियन पर एम एम क्यूब होता है कौन? आरबीसी का काउंट 5 मिलियन पर एम एम क्यूब। इन्फेंट के अंदर ज्यादा होता है, ठीक। सेल ऑर्गेनल के बारे में बात करता हूँ, तो देखो सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होता है मेच्योर आरबीसी का, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता है। साइज ह्यूमन के अंदर जो कि सेल बायोलॉजी में दिया गया है कि 7 से 7.5 माइक्रोमीटर डायमीटर में होता है साइज आरबीसी। एंजाइम के बारे में बात करूंगा, तो एंजाइम के अंदर होता है जिंक कंटेनिंग कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कौन सा एंजाइम है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो इसके जो कंपाउंड है, इसके अंदर कौन सा कंपोनेंट इंक्लूड होता है, कौन सा मिनरल यूज में लिया जाता है? तो याद रखना वो जिंक लिया जाता है, तांबे की कार्बोनिक एनहाइड्रेस आरबीसी का एंजाइम। फॉर्मेशन, आरबीसी का फॉर्मेशन को अपन बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। पोइसिस इन द सेंस दिस फॉर्मेशन। तो देखो एम्ब्रियोनिक कंडीशन और अडल्ट में दोनों में आधुनिक काम होता है कि अडल्ट में बोन में होता है, लेकिन एम्ब्रियोनिक कंडीशन में बोन फॉर्म नहीं होता। तो इनिशियली फिर योग योग से लीवर, स्प्लीन, थाइमस एंड प्लेसेंटा फॉर्म करता है। इसको आज देखो, एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है। मॉलिक्यूल बोला ना कि ग्राम बोला। और एक हेल्दी इंडिविजुअल में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन इन 100 ml ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है। 12 से 16 ग्राम ब्लड हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है 100 ml ऑफ ब्लड में। और 12 से 16 ब्रीथिंग रेट भी होती है पर मिनट। तो 12 से 16 ब्रीथिंग रेट की तरह भी याद रख सकते हैं, उससे भी याद रख सकते हैं उतना ही अमाउंट का हीमोग्लोबिन एक 100 ml ऑफ ब्लड में प्रेजेंट है। तो लास्ट में 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है, एंड बार एक हेल्दी इंडिविजुअल के 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर 12 से 16 हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। आगे बात करूंगा, तो देखो एक हीमोग्लोबिन, अब बात करते हैं अपन अब डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी को अपन बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, ये आप जैसे अपन बोलते हैं ल्यूकोसाइट। तो देखो टीएलसी यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट क्या होता है? इसके अंदर 6000 से 8000, 6000 से 8000 पर एम एम क्यूब होता है। एम एम क्यूब बोला मैंने, पूरे ब्लड का नहीं बोला, सिर्फ
एक छोटा सा पॉइंट क्यूब के बारे में बात करो, उसके अंदर 6,000 से 8,000 डब्ल्यूबीसी के सेल्स पाए जाते हैं। शेप इसका हार्मोनिक शेप होता है, क्योंकि वो शेप कोई फिक्स नहीं होता, ये शेप इतना चेंज करता होता है। और ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है? इंक्रीजिंग टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ल्यूकोपेंटोमिया, डिक्रीजिंग टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। तो ये सारे के सारे जो डिजीजेस से रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है नीट के हिसाब से। सिर्फ शेप, नंबर एंड वो नीचे टाइप्स है, जैसे कि एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, मॉर्फोसाइट, ये इंपॉर्टेंट। 2 से 3% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट में कौन होता है? एसिडोफिल होता है। बेसोफिल एग्रेनुलोसाइट्स के अंदर सबसे कम होता है बेसोफिल। न्यूट्रोफिल सबसे मैक्सिमम मोस्टली प्रेजेंट होता है ग्रेनुलोसाइट काउंट। देखो, ग्रेनुलोसाइट एंड दो ग्रेनुलोसाइट दो तरह के डिवाइड होते थे डब्ल्यूबीसी। ग्रेनुलोसाइट यानी जिसमें ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रेनुलोसाइट जिसमें कोई भी ग्रेनुल प्रेजेंट नहीं होता। तो अगर आप इसको डिस्टिंग्विश करना चाहते हो कि इसका अगर आप याद करना चाहते हो ग्रेनुलोसाइट के क्या एग्जाम्पल है, तो देखो इसकी ट्रिक है एमएलए नाम सुना होगा। तो एमएलए के अंदर मोनोसाइट, लिम्फोसाइट किसके अंदर आता है? ग्रेनुलोसाइट के अंदर। मोनोसाइट 6 से 8% ऑफ टोटल लिम्फोसाइट काउंट बनता है। लिम्फोसाइट जो कि 20 से 25% ऑफ टोटल लिम्फोसाइट काउंट। मोनोसाइट देखो, मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल मिलकर काम करते हैं, और लिम्फोसाइट का अलग काम होता है। बाकी इन सबके काम को अपन डिस्कस करेंगे बारी बारी। तो इनका परसेंटेज कंपोजिशन याद रखेंगे होंगे। सबसे मिनिमम ग्रेनुलोसाइट में कौन सा होता है? बेसोफिल होता है, 0.5 से 1% होता है। न्यूट्रोफिल 60 से 65% कंपोजिशन होता है, सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल का काउंट करता है। और लिम्फोसाइट में 20 से 25% होता है, मोनोसाइट में 6 से 8% होता है। वैसे इनके परसेंटेज याद रखना है। बाकी ये जो डिजीज से रिलेटेड है, इंक्रीज डिक्रीज वगैरह वगैरह, कॉलेज लेवल में इंपॉर्टेंट है, तो कॉलेज लेवल वाले याद रखें। आगे बात करूं मैं डब्ल्यूबीसी के अंदर, तो दो तरीका से होता है। एक होता है ग्रेनुलोसाइट, दूसरा होता है एग्रेनुलोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट के अंदर एक और नाम होता है पीएमएनएल, यानी पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, मैथिलोसाइट। ल्यूकोसाइट होता है, उससे अपन बोलते हैं ग्लूकोसाइट, जिसे अपन बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। और बता दिया था मैंने कि ग्रेनुलोसाइट के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं, और स्पेसिफिक डाइसिस्टम किया जाता है। ग्रेनुलोसाइट के अंदर साइटोप्लाज्म क्लियर होता है, कोई भी इसके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। और न्यूक्लियस कोई भी ग्लोब्स के अंदर डिवाइडेड नहीं होता है, एक सिंगल न्यूक्लियस होता है ग्रेनुलोसाइट्स। याद रखना कि ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट शेप मिल सकते हैं न्यूक्लियस को, लेकिन एक ग्रेनुलोसाइट के अंदर कोई भी न्यूक्लियस का ऐसे डिफाइंड शेप नहीं मिलता। अब देखो नीट के हिसाब से ल्यूकोसाइट, ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट का चार्ट बना के इसके अंदर जो जो इंपोर्टेंट वो याद रख लेना कि एसिनोफिल क्या काम करता है? इन्फेक्शन को रेजिस्ट करता है। और एलर्जिक रिएक्शन में भी ये कौन पार्टिसिपेट करते हैं? एसिनोफिल्स पार्टिसिपेट करते हैं। बेसोफिल्स का काम क्या है? सीक्रेट करता है हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन, क्योंकि क्या करता है? इंफ्लामेटरी रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करते हैं, जिसको बोलते हैं एलर्जिक रिएक्शन। देखो, एस्ट्रोफिल का काम क्या है? बेसोफिल अगर एनर्जी फैला रहा है, तो एस्ट्रोफिल उसे कम करता है, डिक्रीज करता है। इसको एनर्जी को डिक्रीज करता है कौन? एस्ट्रोफिल। बेसोफिल क्या करता है? एनर्जी फैलाता है, क्योंकि एनर्जिक सब्सटेंस कौन होता है? सेरोटोनिन होता है, हिस्टामिन होता है, हिपेरिन होता है वगैरह वो। और आपको न्यूक्लियस के शेप इंपोर्टेंट याद रखिएगा, शेप्स के बारे में कि किडनी शेप किसमें होता है, किसमें मतलब डबल या ट्रिपल डबल शेप होता है न्यूक्लियस। तो उसके शेप के बारे में याद रखना। शेप के नाम पे इंपोर्टेंट नहीं है, बस उसका शेप याद रख लेना कि उनके अंदर कौन कौन से शेप होते हैं। न्यूट्रोफिल का काम है फेगोसाइटिक सेल मिलकर, तो मैंने कहा था न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। तो न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट क्या करते हैं? फेगोसाइटिक सेल होते हैं, जो कि क्या करते हैं? जो फॉरेन मटेरियल आ रहा है, फॉरेन जो मटेरियल या जो सेल्स आ रहे हैं, पार्टिकल्स आ रहे हैं, फॉरेन पार्टिकल्स, तो उनको डिस्ट्रॉय कौन करता है? मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स। लिम्फोसाइट को काम है अपने इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। कोई भी फॉरेन एंटीजन आ रहा हो तो उसके अगेंस्ट बी एंड टी इम्यूनिटी फॉर्म, बीटा एंड टी लिम्फोसाइट जो कि इम्यूनिटी फॉर्म करते हैं। नंबर के बेसिस पे देखो, न्यूट्रोफिल सबसे होता है, देन लिम्फोसाइट, देन मोनोसाइट, देन एसिनोफिल एंड बेसोफिल। तो इनके परसेंटेज कंपोजिशन के हिसाब से एक चार्ट बनाए हो, तो ये गेम से लगे बस इतना चार्ट इंपॉर्टेंट है डब्ल्यूबीसी। फर्दर बात करते हैं अपन कॉलेज लेवल की। तो देखो कॉलेज लेवल में देखो, ग्रेनुलोसाइट के अंदर एसिडोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल न्यूट्रोफिल को अपन बोलते हैं माइक्रोपुलिसमैन, और मैक्रोपुलिसमैन अपन बोलते हैं किसको? आगे डिस्कस करोगे मैक्रोपुलिसमैन इसको बोलते हैं। अभी एक देखो स्टेनिंग, देखो एसिडोफिल्स के लिए अपन एसिडिक डाई काम में लेते हैं, जिसको अपन बोलते हैं ईओसिल। बेसोफिल्स के लिए अपन बेसिक डाई काम में लेते हैं, जिसको अपन बोलते हैं मिथाइल ब्लू।
और न्यूट्रोफिल्स के अंदर दोनों का कॉम्बिनेशन काम लो। न्यूक्लियस देखो, एसिडोफिल्स के अंदर बाइलोब होता है, बेसिलोफिल के अंदर एस शेप जो होता है उसे हम बोलते हैं 2 से 3 लोब्स बनाई जाती है। न्यूट्रोफिल्स के अंदर 3 से 5 लोब्स होती हैं, इसमें न्यूक्लियस की। फंक्शन के बारे में बात करते हैं, देखो एसिडोफिल्स वगैरह वगैरह वो सब के सब फंक्शन वगैरह बता दिए। तो ये कि एसिडोफिल्स एसिडोफिल्स जो कि एनर्जी को कम करता है, एनर्जी को बेसोफिल्स क्या करते हैं, एनर्जी को प्रमोट करते हैं, उसके अंदर सब्सटेंस होते हैं फेरिन सेरोटोनिन हिस्टामिन वगैरह वगैरह। न्यूट्रोफिल क्या करते हैं, फॉरेन जो बैक्टीरिया पार्टिकल वायरसेस वगैरह है उन सबको डिस्ट्रॉय करते हैं, फेगोसाइटोसिस से करते हैं। आगे बात करते हैं फिर एग्रेनुलोसाइट करते हैं। तो एग्रेनुलोसाइट के अंदर 2 तरह के होते हैं, एक होता है मोनोसाइट, दूसरा होता है लिम्फोसाइट। मोनोसाइट के अंदर होता है किडनी शेप्ड न्यूक्लियस, जिसे हम बोलते हैं बीन शेप्ड न्यूक्लियस। और लिम्फोसाइट के अंदर होता है लार्ज एंड स्फेरिकल न्यूक्लियस। तो याद रखना न्यूक्लियस में किडनी शेप्ड किसका होता है, लार्ज एंड स्फेरिकल किसका होता है, ठीक है। फंक्शन के बारे में बता दिया मैंने कि मैक्रोपुलिसमेंट को कौन बोलते हैं, मोनोसाइट। तो मैक्रोपुलिसमेंट कौन है, मोनोसाइट है। माइक्रोपुलिसमेंट कौन है, न्यूट्रोफिल्स। तो यार इसमें दोनों का काम फेगोसाइटोसिस का है। तो फिर दोनों का काम भाई जब फेगोसाइटोसिस का है तो एक कौन हो गया मैक्रोपुलिसमेंट, दूसरा कौन हो गया माइक्रोपुलिसमेंट। माइक्रोपुलिसमेंट में कौन आता है, इट इज न्यूट्रोफिल। और मैक्रोपुलिसमेंट में आता है मोनोसाइट। अब लिम्फोसाइट के अंदर देखो लार्ज एंड स्फेरिकल होता है, और इसके अंदर 2 तरीके से आता है, एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। इस बारे में अपन बात करेंगे आगे। और एक अगर आप ट्रिक याद करना चाहते हो पहले टू से भी याद रख सकते हो। आगे बात करूं मैं, तो देखो डब्ल्यूबीसी के अंदर 2 तरीके से होती है, एक होता है मतलब लिम्फोसाइट के अंदर, एक होता है टी लिम्फोसाइट, एक होता है बी लिम्फोसाइट। बात करते हैं अपन इसकी प्रोडक्शन के बारे में। तो देखो टी वो जो प्रोडक्शन दोनों का बोन मेरो में होता है, लेकिन जिसका मेचुरेशन है वो दोनों में अलग अलग होता है। तो देखो जो बी लिम्फोसाइट है, बीटा लिम्फोसाइट, उसका मेचुरेशन बोन मेरो के अंदर ही होता है। लेकिन जो टी लिम्फोसाइट है ना, उसका मेचुरेशन 2 जगह होता है, एक होता है बोन मेरो और एक होता है थाइमस। तो मोस्टली थाइमस के अंदर ही इसका मेचुरेशन होता है। बोन मेरो के अंदर कुछ कुछ होता है मेचुरेशन, बाकी जनरली थाइमस के अंदर इनका मेचुरेशन होता है। तो फिर क्वेश्चन आ जाए कि टी लिम्फोसाइट का मेचुरेशन कहाँ होता है। तो अगर ऑप्शन में 2 अवेलेबल है तो थाइमस एंड बोन मेरो, जनरली दोनों पे ही टिक करना, मतलब दोनों का ऑप्शन अवेलेबल है कि बोन मेरो थाइमस, तो दोनों पे टिक कर देना। लेकिन अगर सिर्फ थाइमस से दिया गया है ऑप्शन को भी, मतलब बोथ 1 और 2 वाली चॉइस नहीं है, तो थाइमस को ही टिक कर देना, क्योंकि मोस्टली केस में थाइमस होता है। लेकिन अगर बोन मेरो और थाइमस दोनों दिया हुआ है तो दोनों को ही कंसिडर करना, दोनों में से प्रायोरिटी पे थाइमस को। क्या कहा मैंने कि प्रोडक्शन दोनों का बोन मेरो होता है, लेकिन मेचुरेशन वो बीटा लिम्फोसाइट का बोन मेरो में होता है, लेकिन टी लिम्फोसाइट के थाइमस में भी होता है बोन मेरो में भी होता है। आगे बात करते हैं अपन प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को अपन बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। शेप बोलते हैं डिस्क लाइक होता है, ओवल शेप भी हो सकता है और बाइकॉन्वेक्स भी होता है शेप। साइज के बारे में बात करें 2 से 3 माइक्रोमीटर का होता है, लाइफ स्पैन 2 से 3 दिन की होती है। और नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होता है कितना, 1 लाख 1.5 लाख से 3.5 लाख, 1.5 लाख टू 3.5 लाख पर MM क्यूब ऑफ ब्लड। याद रखना पूरे ब्लड की नहीं बता रहा हूँ, पर MM क्यूब ऑफ ब्लड की बता रहा हूँ। डेंगू का स्पेशल केस होता है जिसके अंदर प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख से क्या 40,000 से भी कम गिर जाते, 40,000 तक पहुंच जाते गिरते गिरते। तो इसके अंदर नोज से ब्लीडिंग, वॉमिटिंग वगैरह वगैरह सिम्टम्स देखे जाते हैं। ठीक है, आगे इस बार में डिस्कशन करते हैं। तो देखो डिक्रीज इन नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ये सिर्फ पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है, नोट के लिए बस, काउंट इम्पोर्टेंट है, लाइफ स्पेन इम्पोर्टेंट है। और क्या कहते हैं प्लेटलेट्स का क्या नाम है, थ्रोम्बोसाइट। वो न्यूक्लियोटाइड होती है, सेरोटोनिन सिंथेसाइज क्या करती है, सेरोटोनिन का सिंथेसिस करता है, जो कि क्या है एक वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। पास करते हो देखो प्लेटलेट्स ओनली फाउंड इन मोमस। क्यों होती है इसको हम आगे डिस्कस करते हैं, फर्दर हायर क्लासेस में डिस्कस होगी इस बारे में। देखो प्लेटलेट क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मोमस में पाई जाती है। और ये मेगा केरोसाइट सेल्स जो बॉडी में अंदर मेगा केरोसाइट सेल्स होती है, उससे बनाई जाती है, कि वो बनाती है किसको, प्लेटलेट्स को। और सिंथेसाइज करते हैं क्या, थ्रोम्बोप्लास्ट। कौन सिंथेसाइज करता है, प्लेटलेट सिंथेसाइज करती है थ्रोम्बोप्लास्ट। थ्रोम्बोप्लास्ट क्या है, क्लोटिंग एलिमेंट की तरह भी काम करता है, जो कि ब्लड फ्लो में मदद करता है। इसकी पूरी प्रोसेसिंग समझेंगे आगे। तो शुरू करते हैं आगे। देखो सबसे पहले एक बात करता हूँ मैं एबीओ ब्लड सिस्टम के अंदर। तो देखो एबीओ ब्लड सिस्टम के अंदर ए बी एपीओ ये 4 तरीके के आते हैं, जिसके अंदर देखो
जो ब्लड ग्रुप जो सेम होता है उसके अंदर एंटीजन भी वैसे का वैसा होगा और एंटीबॉडी उसके अपोजिट में होती है। जैसे कि अगर ए ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन ए होगा लेकिन एंटीबॉडी बी होगी, वैसे ही बी ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन भी होगा, एंटीबॉडी ए होगी, एंटीबॉडी ए होगी, एंटीबॉडी बी। ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन ए एंड बी दोनों पाए जाते हैं लेकिन एंटीबॉडी में कुछ नहीं होती है, क्योंकि दोनों साथ में आ गए तो अपोजिट में नील बटा नील। ओ ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन नेगेटिव कुछ भी नहीं होता लेकिन एंटीबॉडी होती है एबी। इसीलिए जो ओ ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, तो उसको उसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता, तो कोई भी आगे फर्दर या ब्लड चढ़ाते हैं तो कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एंटीजन होता ही नहीं। वैसे ही जो ब्लड ए बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव के अंदर क्या होता है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, तो किसी का भी अपन ब्लड चढ़ाएंगे तो एंटीजन से रिलेटेड कोई भी एंटीबॉडी बनेगी ही। तो इस सब के यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, ए बी पॉजिटिव है। डोनर कौन है, वो नेगेटिव है। आगे बात करते हैं अपन। देखो वो सभी को ब्लड ग्रुप ले सकता है लेकिन ए भी सभी से ब्लड ग्रुप ले सकता है, तो बस इस चीज से याद रखना कि ए किसी ब्लड ग्रुप ले सकता है, ए एंड ओ से ले सकते हैं। किसको ले सकते हैं, ए एंड ओ बी को ले सकते हैं। आगे बात करते हैं एबीओ सिस्टम में, तो किसको क्या दे सकता है और किसको उससे ले सकता है। इस पूरी चार्ट बनाया हुआ कि देखो ए या तो ओ से ले सकता है या खुद ए से ले सकता है और ए बी को दे सकता है और ए को दे सकता है। वैसे ही और जो ओ ब्लड ग्रुप है वो सभी को ही ब्लड दे सकता है। बी बी वैसा ही सेम केस है कि बी ओ बी को दे सकता है लेकिन ओ से ले सकता है और बी से ले सकता है, ठीक है। और बी को बी वाले ब्लड ग्रुप को भी दे सकता है। ए बी के अंदर सिर्फ ए बी अपने आप को ब्लड ग्रुप दे सकता है और किसी भी ब्लड ग्रुप को नहीं दे सकता, लेकिन सभी से ब्लड दे सकता है। आगे बात करते हैं अपन आर एच फैक्टर। तो देखो आर एच फैक्टर की डिस्कवरी किसने की थी, लैंड स्टीनर ने की थी। रीसिस मंकी का, तो मंकी का नाम पूछा जाए किसने डिस्कवरी की थी, लैंड स्टीनर ने डिस्कवरी की। तो आर एच फैक्टर होता है वो आरबीसी की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट हो, आर एच पॉजिटिव और नेगेटिव अगर वो फैक्टर प्रेजेंट है सरफेस के ऊपर आर एच फैक्टर, तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव, लेकिन इसके फैक्टर से दूसरे को बोलते हैं नेगेटिव। तो आर एच एंटीबॉडी जो कि नेचुरली अपसेट होती है। लेकिन देखो ये आर एच फैक्टर का डिस्कवरी कैसे हुई थी, देखो बता देता हूँ मैं पूरी स्टोरी। कि सबसे पहले इनिशियली क्या होता है कि किसका भी ब्लड ग्रुप हम किसी में ट्रांसफर कर सकते थे, जैसे कि ए का ए में ट्रांसफर कर दिया, लेकिन इनिशियली ए का अंदर ये आर एच फैक्टर वगैरह ये देखे नहीं जाते थे। तो फर्स्ट मतलब सबसे पहले ट्रांसपोर्ट कर देते थे तो ट्रांसफ्यूजन हो जाता, लेकिन उससे रिलेटेड उसके अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो जाती थी, क्योंकि सेकेंड ट्रांसफ्यूजन के दौरान फिर वो ब्लड को क्लोट कर देती थी और फिर इंसान की डेथ हो जाती। तो फिर जब ये डेथ ज्यादा होने लगी तब साइंटिस्ट ने रिसर्च करके पता किया कि आर एच फैक्टर का भी एक इम्पोर्टेंट रोल, तो उससे ही आर एच फैक्टर की डिस्कवरी आगे फर्दर जिसके बारे में डिटेल में डिस्कवरी हुई। बात करते हैं अपन देखो, अगर रिसीवर पॉजिटिव एंड डोनर नेगेटिव तो इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ट्रांसमिशन सेफ होता है। लेकिन अगर रिसीवर रिसीवर नेगेटिव है और डोनर पॉजिटिव है तो फर्स्ट ट्रांसमिशन सेफ होता है, लेकिन दूसरे के अंदर क्या होता है, जो नेगेटिव वाला है उसके अंदर पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडी जनरेट हो जाती है। लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम वापस पॉजिटिव दे दिया अपन ने उसे ब्लड, तो क्या होगा, ब्लड की क्लोटिंग हो जाएगी और फिर वो पूरी बॉडी में थक्का बन जाएगा और फिर इंसान की डेथ। अब देखो एक स्पेशल केस होता है, देखो मेल एंड फीमेल के अंदर वो बेबी का क्या है, देखो अगर मेल पॉजिटिव हो फीमेल पॉजिटिव हो तो मेल बेबी भी पॉजिटिव होगा, क्या आर एस पॉजिटिव को हम बात करते हैं। और एक स्पेशल केस होता है कि अगर अगर बेबी का जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव और मदर नेगेटिव हो तो क्या होगा, मदर जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है मदर की वो नॉर्मल होगी, लेकिन सेकेंडरी प्रेगनेंसी को दौरान कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। क्या, जब फीमेल नेगेटिव है एंड बेबी का जो आर एच है वो पॉजिटिव है, अब ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो यहाँ तक ना पॉजिटिव पॉजिटिव मेल के अंदर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव के अंदर नेगेटिव होगा। पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई जनरली ऐसा नहीं है कि वही पॉजिटिव का पॉजिटिव होगा नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर दोनों ही केस में। आगे बात करते हैं, तो देखो मैंने बता दिया था अगर फीमेल नेगेटिव है लेकिन बच्चा पॉजिटिव होगा तो उसके अंदर क्या होगा, एक जैसे एक इनकम्पेटेबिलिटी बन जाती है जिसे हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टिस फेटालिस। एक कंडीशन होती है जिसके अंदर फर्स्ट प्रेगनेंसी तो नॉर्मल होती है, लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी में बच्चा जो होता है वो या तो हैंडीकेप होता है या फिर सीवियर जॉन्डिस से सफर करता है। फिर उसके अंदर क्या, फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान
एंटीबॉडीज बन जाती है जो कि सेकेंड प्रेगनेंसी में हार्मफुल होती है सेकेंड फीटस की। इसकी ट्रीटमेंट भी है कि अपन आर एच एंटीजन या एंटी रोगम या जैसे अपन बोलते हैं रोहेलिन या एंटी टू वो ट्रीट कर सकते हैं या वो इंजेक्ट कर सकते हैं। तो आपने एनसीईआरटी में क्या है, सिर्फ और सिर्फ एंटी आर एच एंटीबॉडी या रोगम जिससे कहते हैं, जितना याद रहे। आगे बात करते हैं अपन क्लोटिंग के बारे में कि ब्लड जो क्लोट है, जो ब्लड फ्लोज फ्रॉम कट और बाउंड, जैसे कि कोई भी इंजरी होती है तो उससे खून होता है। तो खून का जो बहने का टाइम, ब्लड का ब्लीडिंग का टाइम वो 1 से 3 मिनट होता है छोटी सी इंजरी के केस में। और क्लोटिंग का टाइम होता है 2 से 8 मिनट की, उसका तो कभी भी क्लोट बन सकता है। तो फ्लूइड बनता कैसे है उसको बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले इंजरी हुई तो जो ब्लड प्लेटलेट है वो एक्टिवेट होने लगे और उन्होंने क्या किया, कैस्केड प्रोसेस शुरू किया। और टिश्यू साइट ऑफ इंजरी और ब्लड प्लेटलेट दोनों एक्टिवेट होते हैं। तो देखो कैस्केड प्रोसेस शुरू करता है ये। और कैस्केड प्रोसेस इन द सेंस कि जो ब्लड क्लोटिंग का प्रोसेस सबसे बोलते हैं साधारण भाषा में कैस्केड प्रोसेस। तो देखो इनके अंदर क्या होता है, सबसे पहले जो थ्रोम्बोकाइनेज जो प्लेटलेट मैंने कहा था, थ्रोम्बोप्लास्मी या थ्रोम्बोकाइनेज जिसे हम बोलते हैं एंजाइम, वो प्लेटलेट सिक्रिएट करती है, सिंथेसाइज करती है कौन, प्लेटलेट। तो वो सिक्रिएट करती है एंजाइम जो सिंथेसाइज करके रखा हुआ होता है उनके पास। तो जो कैल्शियम की मदद से वो थ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। वो थ्रोम्बिन जाके क्या करता है, कैल्शियम की मदद से फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। तो याद रखना दो कन्वर्जन होते हैं, एक होता है थ्रोम्बोकाइनेस को से कौन करता है, वो थ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कौन कन्वर्ट करता है, थ्रोम्बोकाइनेज या थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं। लेकिन जो थ्रोम्बिन है वो फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। तो दोनों में कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो ये फिब्रिन हो गया, देन फिब्रिन जाके जो प्रोट है उसके ऊपर एक तरीके से जाल टाइप का बिछा देता है। वो जाल के अंदर फिर वो जो डेड एंड जिस वो लेस एक्टिव जो सेल्स है, जो काम में नहीं आ रही सेल्स, ब्लड सेल्स, वो इसमें फंस फंस के देन फिर प्रोट का डेवलपमेंट कर लेते हैं। तो प्रोट का कलर लाइक दिस रेडिश ब्राउन कलर का होता है प्रोट। आगे बात करते हैं अपन। तो ठीक है, यहाँ तक हो गया कि इसके अंदर क्या क्या होता है सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो याद रखना प्लेटलेट्स जो है वो क्या रिलीज करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन या थ्रोम्बोकाइनेस, दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। तो प्लेटलेट रिलीज करता है सिंथेसाइजिंग प्रोटीन ही करता है एंजाइम। समझ रहे हो ना कि प्लेटलेट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है किसमें, ब्लड प्रोटीन में। तो अगर वो कोई एंजाइम रिलीज करेगा ही नहीं तो प्रोटीन भी नहीं है प्रोटीन। इसे अपन कैस्केड प्रोसेस में बोलते हैं। तो कैस्केड प्रोसेस का नाम याद रखना है, कैस्केड प्रोसेस प्रोसेस होते हैं। ठीक है? अब बात करते हैं अपन कि हार्ट किसमें क्या कितने टाइप के हार्ट होते हैं। देखो सीरम क्या होता है कि प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा उसके अंदर प्रोटीन फैक्टर जनरली फिब्रिनोजन, जो बड़े बड़े प्रोटीन होते हैं, फिब्रिनोजन लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन, तो उससे अगर हार्ट आ जाता है, अगर मैं उसे ब्लड से निकाल प्लाज्मा से निकाल लूं तो मुझे क्या मिलेगा, सीरम मिलेगा। तो याद रखना प्लाज्मा माइनस प्रोटीन फैक्टर, जैसे हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्टर कौन है, फिब्रिनोजन। तो फिब्रिनोजन माइनस प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजन करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, सीरम मिलेगा। अब बात करते हैं नंबर ऑफ हार्ट वेंट्रिकल एंड जितने ऑर्गेनिज्म इसमें वर्टिब्रेट्स के अंदर, वर्टिब्रेट के अंदर भी सब फाइल है, वर्टिब्रेट के अंदर बात करने वाला है दो। फिशेस के अंदर दो नंबर ऑफ दो देखो हार्ट होता है जिसके अंदर कितने चेंबर होते हैं, दो चेंबर होते हैं, एक एट्रिया एक वेंट्रिकल, तो सिंगल सर्कुलेशन होता है। एम्फीबियन के अंदर तीन हार्ट के चेंबर होते हैं जिनके अंदर दो एट्रिया होता है एक वेंट्रिकल होता है, यानी कि वेंट्रिकल में आते आते सारा ब्लड मिक्स हो जाता है। और इसके अंदर मतलब ट्रांजिशन हो रहा है डबल सर्कुलेशन के द्वारा। कैसे हो रहा है, मतलब कि एट्रिया के अंदर ब्लड तो मिक्स हो रहा है क्योंकि ब्लड दोनों सेपरेट नहीं हो पा रहा, तो उसे प्रॉपर डबल सर्कुलेशन भी नहीं कह सकते। लेकिन ब्लड दो बार एंटर कर रहा है, एक बार प्योरीफाई होके दूसरा इम्प्योर ब्लड दोनों एंटर कर रहे हैं, उससे पर क्या होता है ट्रांजिशन टू डबल सर्कुलेशन, क्योंकि ये दो बार ब्लड एंटर करता है लेकिन प्रॉपर आपस में सेपरेट नहीं हो पा रहे, इसलिए अपन उसे पूरा का पूरा डबल सर्कुलेशन भी नहीं करते। तो एम्फीबियंस के अंदर तीन नंबर ऑफ चेंबर ऑफ हार्ट होते हैं जिसके अंदर दो एट्रिया होता है एक वेंट्रिकल होता है। रेप्टाइल्स के अंदर चार चेंबर के हार्ट होते हैं जिसके अंदर दो, रेप्टाइल्स के अंदर जनरली होता है तीन चेंबर का हार्ट। लेकिन क्रोकोडाइल याद रखना, क्रोकोडाइल एक स्पेशल केस है जिसके अंदर क्या होता है, चार चेंबर के हार्ट होते हैं और दो एट्रिया होता है, दो वेंट्रिकल्स होते हैं। तो ये प्रॉपर मतलब प्रॉपर सेपरेट हो गए वेंट्रिकल्स और एट्रिया, तो उसे पर बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। इसमें चार चेंबर के हार्ट होते हैं, उसे कैसे डबल सर्कुलेशन में। तो याद रखना क्रोकोडाइल बर्ड एंड मैमल, क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स का पार्ट है लेकिन क्रोकोडाइल के अंदर और फिर डेवलपमेंट होता रहा है। तो डेवलपमेंट होने के बाद में
क्रोकोडाइल से फिर क्रोकोडाइल मतलब एक तरीके से लिंक लिंक को बोला जाता है किसके बीच में, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स एंड मैमल्स के बीच में। इसके अंदर क्या होता है, हार्ट वगैरह जो डेवलप हो रहे हैं, तो वो 4 चैम्बर का हार्ट डेवलप हुआ, तो फिर उससे बाद में फिर सब में 4 चैम्बर के हार्ट शुरू हो गए। तो गाइस वीडियो को यहाँ तक एंड से करते हैं। आई होप दैट यू ऑल विल हैव एंजॉयड दिस वीडियो वेरी मच। तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वो याद रखो, इसके बाद का जो भी पार्ट है वो मैंने वीडियो 1 पहले बनाई थी, ह्यूमन हार्ट नाम से, तो उसके अंदर ये पूरा का पूरा आगे का पूरी स्टोरी है, पूरी थ्योरी इसके अंदर कराई भी कवर। तो ब्लड एंड फॉर्म एलिमेंट कंप्लीट होता है यहाँ तक, वही तक के रखना है। आई होप दैट यू ऑल गाइस लर्न फ्रॉम दिस वीडियो वेरी मच। सो गाइस मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग एंड कीप